हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए इंटरमीडिएट कंपोजिशन चैप्टर के बारे में। तो गाइस, कंपोजिशन चैप्टर के बारे में अपन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का कुछ बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम आखिर अपने को क्या कहता है, कौन पर्सन इनके लिए एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो अपने को कंपोजिशन स्कीम में फिल है वो करने पड़ेंगे। देखो गाइस, कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन लगता है 10 सब सेक्शन फर्स्ट एंड 10 सब सेक्शन 2। ये दो सेक्शन आपको इसमें पढ़ने हैं। हालांकि 13 सेक्शन और भी है, लेकिन आपको 10(1) और 10(2) है वो आपको दो सेक्शन पढ़ने हैं। अब गाइस, कंपोजिशन स्कीम कौन बिजनेसमैन है, कौन ऐसे ट्रेडर्स हैं, कौन ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। तो गाइस, स्मॉल जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। सरकार ने, गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए यह एक फैसिलिटी निकाली है कि आप कंपोजिशन स्कीम है वो ले सकते हो, ताकि उन पर जो टैक्स का बर्डन है वो कम आए। अब गाइस, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर होता है 1.5 करोड़ से एक्सीड, आपको ये लिमिट है वो रिमेंबर रखनी है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 सीआर से एक्सीड कर जाता है, एक्सीड 1.5 करोड़, वहां तक आप है वो रेगुलर स्कीम में चले जाते हो। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीस है, एक्सीड वर्ड है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, मान लो आपको 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर एक दे रखा है, इससे ठीक जो प्रीवियस ईयर है 18-19, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर तक है, तभी आप कंपोजिशन स्कीम का वो अडॉप्ट कर पाओगे। इस 1.5 सीआर को मैं 75 लाख तक रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से बिलोंग करते हो, वहां पर आपका बिजनेस अगर स्टेब्लिश है, तो वहां पर जो गाइस ये लिमिट है वो 75 लाख की होगी। केवल यहाँ पर आपको 75 लाख का वो रिप्लेस करना है। इज दैट क्लियर गाइस? 1.5 सीआर की लिमिट है, वो है आपके लिए ऑल अदर स्टेट्स, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, जितने भी ऑल अदर स्टेट्स है। 75 लाख, तो 75 लाख में सर आपने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले होती है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में होती है मिजोरम, मिजोरम के बाद में होता है आपका मेघालय, मेघालय के बाद में जो आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो है आपकी मणिपुर, उसके बाद में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद में आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आपका आता है उत्तराखंड, और उसके बाद में लास्ट वन है आपका नागालैंड। गाइस, ये 8 स्टेट्स है जहां पर आपकी जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीस तक होगी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर के बाद में आपको सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और नागालैंड, ये 8 स्टेट्स है जहां पर आपकी जो लिमिट है वो रहेगी 75 लाख रुपीस। यहाँ तक क्लियर है गाइस कि 1.5 सीआर है वो आपकी ऑल अदर स्टेट्स, जैसे राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, आपसे कुछ भी पूछ लिया 1.5 सीआर की लिमिट होगी। 75 लाख की लिमिट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपकी होती कौन सी है? ये 8 स्टेट्स है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। इसके बाद में गाइस आपको इस चीज का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि गाइस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स थी उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर सेल्स में आप क्या क्या जोड़ते हो? जैसे आपने किया टैक्सेबल सप्लाई, आपने किया एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्स की रेट होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो सरकार ने टैक्स फ्री करके रखी है आपकी। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट के बाद में आपको देखना होगा अगर आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाई की है। इसके कहने का मतलब एक ही है एग्रीगेट टर्नओवर का अर्थ कि अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी गुड्स है वो सेल किया है, कुछ भी गुड्स अगर आपने सेल किया है तो उसको आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है। अब गाइस, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि एक्सक्लूड वाले पॉइंट है वो कौन कौन से, बाकी सारे पॉइंट्स है वो आप इंक्लूड कर लेना। एक्सक्लूड जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखना। एक तो है इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनवर्ड सप्लाई आरसीएम का मतलब होता है अगर आपने कोई परचेज किया और आरसीएम में टैक्स है वो ड्यू है। सेकंड आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट। ये जो लोन्स एंड डिपॉजिट वाला पॉइंट है ये आपको स्पेसिफिकली है ध्यान रखना है, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी ये पॉइंट इंक्लूड होता है और आपके कंपोजिशन वाले चैप्टर में भी ये पॉइंट इंक्लूड होता है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट वाला है ये आपको एक्सक्लूड करना है कंपोजिशन वाले चैप्टर से और इंक्लूड करना है टर्नओवर में रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में। गाइस वापस से बता रहा हूँ आपको, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम और आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट। और थर्ड पॉइंट अगर आप ध्यान रखना चाहो कि एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी जीएसटी है वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने 118 रुपए का माल बेचा जिसमें 100 रुपए थी मेरी टैक्सेबल वैल्यू और 18 रुपए था मेरा जीएसटी, तो जो 100 रुपए है वही केवल मेरे टर्नओवर का पार्ट होगा, जो 80 रुपए जीएसटी है वो मेरे टर्नओवर का पार्ट है वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैं आपको और बताता हूं। ये तो मैंने आपको टर्नओवर से रिलेटेड कुछ चीजें बताई है। इसके बाद में अपन कुछ बेसिक चीजें इसकी और देखते हैं। ये जो टर्नओवर है वो मैंने आपको बताया है सेक्शन 10 और 2। अपन ने जब बात की थी गाइस सेक्शन 10(1) एंड 10(2), तो ये था किनके लिए? तो ये था फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए। जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जो गुड्स सेल कर रहे हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विस में इंक्लूड है वो सेक्शन है वो इनके लिए था। इसके बाद में गाइस इस चैप्टर में जो नेक्स्ट सेक्शन आपको दे रखा है एक आपको सेक्शन देखना है गाइस 10(2)(a), इसी चैप्टर का ये एक सेक्शन है। अब वहां पर गाइस आपने जो टर्नओवर की लिमिट देखी थी वो 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस देखी थी। यहाँ पर जो आपको टर्नओवर की लिमिट देखनी है वो आपको देखनी है 50 लाख। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो वही सेम आपको डेफिनेशन लिखनी है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपीस तक है तभी आप इस सेक्शन के लिए है वो एलिजिबल हो। ये सेक्शन बोलता क्या है? ये सेक्शन आपको ये बोलता है कि आप एक स्पेसिफाइड रेट से है वो टैक्स पे कर सकते हो। स्पेसिफाइड रेट से आप टैक्स पे कर सकते हो। कौन से सेक्शन में? 10(2)(a). कुछ ऐसे पर्सन्स भी है, मेनली यहाँ की जो रेट है वो 6% वालों की होगी। जैसे कोई पर्सन है वो सर्विस सेक्टर्स में इंक्लूड है, तो सर्विस सेक्टर में जो इंक्लूड है, मान लो कोई है वो केवल और केवल सर्विस ही प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपको 10(2)(a) में लेना है और आप पर जो रेट होगी टैक्स की वो कितनी होगी? 6% होगी। लेकिन एक टर्म्स, एक शर्त गवर्नमेंट ने साथ में रखी कि अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस तक रहता है तभी आप ये सेक्शन है वो अडॉप्ट कर पाते हो। अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपए से एक्सीड कर जाता है तो आप इस सेक्शन में एलिजिबल नहीं रहोगे। इज दैट क्लियर गाइस? अब अपन बात करते हैं इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की, जो आपका मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रेट्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम में गाइस आपको रेट्स ये सबसे मेनली ध्यान में रखनी है। रेट्स में आपको 3 क्लासिफिकेशन है वो करने हैं इसमें। देखो भाई, सबसे पहले तो एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है आपका ट्रेडर्स और एक होता है आपके अदर्स। देखो गाइस, मैन्युफैक्चरर है उसको 1% ऑफ ऑल सप्लाई, 1% ऑफ ऑल सप्लाई, उसको 1% की रेट से टैक्स देना है। मान लो ये पर्सन फर्नीचर भी बेच रहा है, ये जो है फ्रूट्स भी बेच रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या
नजर आया गाइस? देखो फर्नीचर है उस पर जीएसटी की रेट लगती है, आपको पता है, लेकिन फ्रूट्स है वो एग्जेम्प्ट है। अब इसने यहाँ पर जो सेल की है 50 लाख की है और यहाँ पर सेल की है 20 लाख, तो आपको टोटल जोड़ना है 70 लाख। इसका आपको 1% देना है, 1% आता है आपका 70,000 रुपये। 70,000 है वो आपका 1% टैक्स रहेगा। इसका आपको हाफ करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी आपका लग जाएगा 35,000 और 35,000। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया किसी भी पर्सन का। 1% ऑफ ऑल सप्लाई, इसने जितना भी गुड सेल किया है उसका 1% आपको देना है। ट्रेडर में आपको रेट याद रखनी है गाइस, 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ओनली। 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ओनली। ट्रेडर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो गुड्स परचेज करता है और गुड्स सेल करता है। ऐसा पर्सन जो गुड्स परचेज करता है और गुड्स सेल करता है उसको बोलते हैं अपन ट्रेडर। ट्रेडर में अगर मैं इसी एग्जांपल में ट्रेडर को इंक्लूड करूं, अगर मैं ट्रेडर को इंक्लूड करता हूं तो मेरा जो टैक्स बनेगा वो केवल और केवल इस सेल्स पर बनेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई पर, तो यहाँ ये एग्जांपल अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो मेरा टैक्स बनता है 50,000 रुपीज, जिसमें 25,000 है वो मेरा बन जाएगा सीजीएसटी, 25,000 है वो मेरा बन जाएगा एसजीएसटी। तो दोनों एग्जांपल अब मैंने आपको बता दिए गाइस। और अदर्स में अपन ने देखा था एक गाइस सर्विस वाला सेक्शन। सर्विस वाला सेक्शन अपन ने देखा था कि सर्विस में जो आपकी कंपोजिशन की रेट रहेगी वो 6% रहेगी। 6% में 3% सीजीएसटी और 3% है वो आपका एसजीएसटी रहेगा। इज दैट क्लियर गाइस? रेट्स आपको मैंने तीनों बता दी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड अदर। अदर है वो आपको पता है सेक्शन 10(2)(a) में था, और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है ये आपके कॉमन है। इसके बाद में अपन इसकी कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो लास्ट है। अपन कुछ पॉइंट इसके और डिस्कस करते हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। सॉरी गाइस, एक नॉट एलिजिबिलिटी के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। नॉट एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन ऐसे पर्सन्स है जो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है जिनका 1.5 सीआर या 75 लाख, वो तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। सेकेंड, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है गाइस, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? मेरा जो रेजिडेंस है वो मान लो चूरू में है और मैं माल बेचना चाहता हूँ गुजरात में, तो मैं माल बेचना चाहता हूँ लेकिन मेरी कंपोजिशन स्कीम ले रखा है। कंपोजिशन स्कीम है तो ध्यान रखना, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम है वो आप नहीं ले सकते। थर्ड आप देखो, अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे मैं अमेजोन में माल बेचना चाहता हूं तो कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं मैं एलिजिबल हूं, मेरे को रेगुलर स्कीम में ही जाकर यहाँ पर माल है वो सेल करना पड़ेगा। फोर्थ आपको देखना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो भी एलिजिबल नहीं है। एक होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एक होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी है वो पर्सन एलिजिबल नहीं है। ये आपको मेनली 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। टर्नओवर जिनका एक्सीड हो जाए, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, आउटवर्ड सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसके अलावा गाइस आपको इस चैप्टर में लास्ट एक पॉइंट और ध्यान रखना है, आपको ये पॉइंट लास्ट देखना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, कि आप सर्विस तो दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस है वो तो आप कितनी भी दो। जो रेस्टोरेंट सर्विस पर अपन ने जीएसटी की रेट देखी थी वो कितनी थी? 5% थी गाइस।
ये मैंने आपको पीछे है वो बताना स्किप कर दिया, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। जो रेस्टोरेंट सर्विस आपने देखी थी उस पर जो जीएसटी की रेट थी वो कितनी थी, 5% है। आपको 2.5% जीएसटी सीजीएसटी और 2.5% 2.5% सीजीएसटी 2.5% आपको एसजीएसटी वो पे करना था रेस्टोरेंट सर्विस पर। अब गाइस अपन बात करते हैं कि एक पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। तो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा जैसे मान लो मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, मैं हार्डवेयर का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं साथ में कुछ इक्विपमेंट होते हैं उनका रिपेयर का भी काम करता हूँ। अगर मैं रिपेयर का काम करता हूँ तो उसको गाइस बोलते हैं सर्विस। तो वो सर्विस में कितने रुपए की दे सकता हूँ, कितने हद तक, किस लिमिट तक मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। तो गाइस उसमें आपको दो लिमिट याद रखनी है। फर्स्ट 10% ऑफ टर्नओवर और सेकंड आपको याद रखना है 5 लाख रुपीज। 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, 10% टर्नओवर हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर था उसका 10% आपको निकालना है और 5 लाख, इन दोनों में से जो भी हाईयर आए, इन दोनों में से जो भी हाईयर हो उस लिमिट तक आप वो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन सी सर्विस, केवल और केवल रेस्टोरेंट सर्विस के अदर देन। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस तो आप कितनी भी दो, आप हजारों करोड़ों लाखों का टर्नओवर करो चाहे, उस पर आपको फ्लैट 5% के रेट से टैक्स देना होता है। लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा आप सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस आप किस लिमिट तक दे सकते हो, तो वो आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीस व्हिच एवर इज हायर। ये आपको इसमें पॉइंट है वो ध्यान रखना था। इज दैट क्लियर गाइस? अब नॉर्मल से एक दो पॉइंट और बचे हैं अपने, कि जो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। आपको एक लाइन और याद रखनी है इसमें, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इसको आपको ध्यान रखना है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहां पर, जहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहां पर आपको एक क्लियरली डिक्लेयर करना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन आपको क्लियरली, और ध्यान रखना है गाइस, इनको बिल ऑफ सप्लाई है वो इश्यू करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई आपको इश्यू करना होता है। आप टैक्स इनवॉइस है वो इश्यू नहीं कर सकते, ध्यान रखना गाइस। टैक्स जो टैक्सेबल इनवॉइस होता है ना, आप कहीं से माल खरीदते हो तो वहां पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाकर कलेक्ट करते हैं सामने वाले, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई है वो इश्यू करना है। बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है, आप टैक्सेबल इनवॉइस यहाँ पर इश्यू नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।